जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य भी जीत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियोज और दे चुके हैं, एक उद्देशिका का और एक नागरिकता का। दोस्तों, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी के सेगमेंट में देख सकते हैं, या हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, मूल अधिकार एक्चुअल में होते क्या हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उसका विस्तृत उल्लेख है। और अक्सर जो है हमारे भाई लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी की हो या फिर यूपीपीएससी के हों, किसी भी स्टेट परीक्षा की, टेट के हों, बीएड के हों या अदर वनडे एग्ज़ाम्स के हों, जहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम 90% एग्ज़ामों में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने के जो है प्रबल संभावना होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे भाई लोग जो है अक्सर याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर रहोगे, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहेगी कि मूल अधिकार का विस्तृत उल्लेख कहाँ है और कहाँ-कहाँ किस चीज़ का वर्णन है। बिल्कुल सटीक लेते हुए हम और आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बताते चलेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और मतलब यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको एक विस्तृत उल्लेख करते हुए चलेंगे। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं। एक लाइक तो बनता है यार। दोस्तों, एक चीज़ और कि वीडियो देखने के बाद आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और आपका राय ही हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों, आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस पे हम बिल्कुल जो है गौर करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार ये हमारे संविधान का तीसरे भाग में आता है और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कुल 27 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है, 12 से लेकर 35 तक। एक्चुअल में अगर हम बात करें जो है मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम जो विकास हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये हुआ था 1215 में। ईस्वी भी याद रख लीजिए, ब्रिटेन में 1215 में हुआ था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज वही है, यही कहलाता है, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। और उसके बाद में 1689 ईस्वी में लिखित बिल ऑफ राइट, मूल अधिकारों के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज पारित किया गया था। तो सब मिला जुला के अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? 1215 में, ये ना भूलिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें कि मूल अधिकार भारत में जो है कब इसका जो है विकास हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि मूल अधिकार दोस्तों भारत में मांग सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1895 में जो है की गई थी। याद रखिएगा, भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई थी। भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने जो है कि मांग जो है 1917 से 19 के दौरान कांग्रेस द्वारा भी की गई थी। और 1925 में एनी बेसेंट द्वारा, याद रखिएगा, एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के माध्यम से किया गया था। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी, तो दोस्तों मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 में संविधान संशोधन बिल के माध्यम से की गई थी। और अगर बात की जाए कि कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी, तो कांग्रेस के द्वारा दोस्तों 1917 और 19 के टाइम पीरियड में की गई थी। और अगर एनी बेसेंट द्वारा पूछा जाए तो एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किया था इन्होंने। दोस्तों, अगर हम लोग जो है आगे बढ़ें कि हमारा जो मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है,
तो हमारा जो मूल अधिकार है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट से ये प्रेरित है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट कहा जाता है, वहाँ से ये प्रेरित है। याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम इसको डिवाइडेशन करें तो हमारा जो मूल अधिकार है वो समानता का अधिकार 14 से जो है 18 तक बिल्कुल विस्तृत उल्लेख है। समानता का अधिकार 14 से, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा दिया हुआ है वो बिल्कुल 19 से 25 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 19 से लेकर 25 तक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो अनुच्छेद 23 से लेकर 28 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में 29 और 30 अनुच्छेद संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी विस्तृत जो है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये संविधान की मूल आत्मा है, और संविधान की मूल आत्मा जो है उद्देशिका को हमने पढ़ाया था। तो संविधान की मूल आत्मा उसको किसने कहा था, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पॉलिटी के सेगमेंट में जाइए, हमने उसमें बताया है कि संविधान को मूल आत्मा उद्देशिका है, इसको किसने कहा था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको मूल आत्मा कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। याद रखिएगा, संविधान का मूल आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था। और उद्देशिका को मूल आत्मा किसने कहा था संविधान का, वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत 5 रीटें आती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। अब हम एक एक करके बिल्कुल विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमने मूल अधिकार के बारे में तो समझ लिया कि मूल अधिकार होते क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमने यहाँ से क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं विस्तृत जानकारी की तरफ। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक जो कि वर्णित है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में हमारा दिया गया है कि, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 में जो है समता का अधिकार दिया गया है, यानी कि आपको बिल्कुल जो है हमारे इंडिया का, हमारे भारत का कोई भी नागरिक जो है उसको समानता का अधिकार दिया जाएगा, समानता के अधिकार से उसको वर्जित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है। दोस्तों अगर अनुच्छेद 15 और 18 की बात कर लें, 15-18 के समता के अधिकार का मूल सिद्धांत जो है, विशिष्ट उदाहरण यही है, 14 ही है। 14 को विस्तृत हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा। और 14 में ये बिल्कुल कहा गया है कि भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 14 में। दोस्तों अनुच्छेद 14 में जो है व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में सभी व्यक्तियों को, याद रखिएगा, भारत में 14 में कहा गया भारत में सभी व्यक्ति को। व्यक्ति से तात्पर्य दोस्तों नागरिक भी हो सकते हैं और अनागरिक भी हो सकते हैं जो भारत में निवास कर रहे हों। और उसके बाद में कोई भी जो है कंपनी या निगम हो सकता है, कोई भी व्यक्तियों का समूह हो सकता है। तो अनुच्छेद 14 जो हमारा है वो सबको प्राप्त है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 किसको किसको प्राप्त है, तो सभी को प्राप्त है जो भारत में रह रहे हों, या निगम हो, कोई कंपनी हो, या व्यक्तियों का कोई समूह है। तो इन लोगों को क्या होता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यही अनुच्छेद अगर हम 15 की बात कर लें, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 15 जो है किसी भी जो है राज्य को
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके धर्म के नाम पे, उसके जाति के नाम पे, उसके वंश के नाम पे या मूल के नाम पे, उसके लिंग के कि स्त्री है कि पुरुष है, या जन्म के स्थान पे आप कहाँ जो है जन्म हुआ आपका यूपी में, एमपी में, कश्मीर में, इसके जो है रिगार्डिंग आपको जो है विभेद करने से रोकता है कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से विभेद नहीं कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया भी है उत्तराखंड के पीसीएस में कि किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मत विभेद करने की निषेधता जो है दी गई है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि धर्म के, ऑप्शन बी मूल वंश के, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी लिंग, और ऑप्शन 1 दे गया इनमें से सभी आधार पे। तो जो है दोस्तों उनमें से सभी आधार पे उसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम अनुच्छेद अगर 16 की बात कर लें तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता के बारे में है। अवसर की समानता के बारे में है। अवसर की समानता का मतलब से है सभी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान करना है, समान अवसर प्रदान करना है। और अनुच्छेद 17 की अगर बात कर लें, क्योंकि ज़्यादा अगर डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम मेन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और अनुच्छेद अगर 17 की बात कर लें तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का मतलब कि जैसे छुआछूत की भावना से अगर कोई आदमी आपको जो है विभेद कर रहा है तो ये उसको रोकता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 की बात कर ले दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट है समानता के अधिकार का। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों को अंत करता है। दोस्तों ये 14 से लेकर 18 तक हमारे जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर हम 18 को थोड़ा सा विस्तृत और देखें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो 18 में कोई भी राज्य जो है, 18 जो है राज्य को उपाधियों प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को जो है उपाधियां ग्रहण करने से रोकता है, यानी प्रतिषिद्ध करता है, मतलब कि उस पर बाउंडेशन लगाता है कुछ। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब कि कोई भी राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 18 में है। और एक चीज़ और कि बिना राष्ट्रपति के सर्टिफाइड के बगैर आप कोई भी उपाधि हासिल नहीं कर सकते या ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक एक विस्तृत विश्लेषण जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें हमने बताया कि अनुच्छेद 14 जो है वो सभी को प्राप्त है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 14 किनको किनको प्राप्त है। ऑप्शन ए आया भी क्वेश्चन है केवल भारत के नागरिकों को, ऑप्शन बी केवल विदेशों के नागरिकों के, ऑप्शन सी भारत और विदेश में सभी नागरिकों को, और ऑप्शन डी दे देगा कि भारत में निवास करने वाले विदेशी तथा भारतीय नागरिकों को। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, विदेशी तथा भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है इसका विस्तृत उल्लेख है कि स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आप लोग इन अनुच्छेदों के तहत कौन कौन सी जो है क्राइटेरिया रखी गई है। तो हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 19 को। आर्टिकल 9 के तहत दोस्तों समस्त नागरिकों को भारत में जो है अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। लेकिन 19 में भी कई अनुच्छेद उप जो है बनाए गए हैं, क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जिसको हम लोग एक एक करके जो है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो है, अगर हम फर्स्ट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद फर्स्ट की 19 की फर्स्ट की, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हम लोग वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का फर्स्ट है। दोस्तों क्रम से तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल जो है 6 अनुच्छेद हैं।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 करके। और ये बिल्कुल जो है आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन अभी हम समझाने के बाद आपको एक ट्रिक देंगे, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, वो क्रम से आपको याद हो जाएगा। पहले देख लीजिए आप लोग। 19 का फर्स्ट कहता है, 19 का फर्स्ट कहता है वाक्य एवं जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड कहता है आपका दोस्तों, सेकंड में आप जो है ये हो जाएगा कि आप कहीं भी जो है निवास जो है सभा एवं सम्मेलन बुला सकते हैं। मतलब कि आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। और तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं। और चौथा है संचरण की स्वतंत्रता, 19 का 4 है संचरण की स्वतंत्रता। मतलब समस्त भारतीय नागरिक को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो 19 का 4 है वो अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्राप्त करवा सकता है। और 19 का जो 5 है वो निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप जो है भारत में भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करते हैं, निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता आपको प्रदान किया जाता है। और जो लास्ट है 19 का 6 जो है, 19 का छठा जो है वो आपको जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए जो है जीविकापार्जन करने के लिए जो है कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया जो है 19 के 6 उपअनुच्छेद, जो कि आपको कौन कौन से स्वतंत्रता देते हैं वो हमने आपको बता दिया। कि एक बार फिर से शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, आप अपनी विचारों को रख सकते हैं। और आपका दूसरा हो गया कि आप कहीं भी जो है सभा या सम्मेलन बुला सकते हैं, आप कहीं भी सभा या सम्मेलन बुला सकते हैं। और तीसरा हो गया आपका कि आप संघ बना सकते हैं, यानी कि कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं या संगठन बना सकते हैं। चौथा हो गया आपका कि आप कहीं भी संचरण कर सकते हैं, संचरण मतलब घूमने जा सकते हैं। भारत में समस्त भारतीय नागरिकों को अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर को जो है रखा गया था अपवाद में कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। मतलब कि आप वहाँ पे जो है जीविका निवास नहीं कर सकते, वो रखा गया था, लेकिन संचरण की थी। और पांचवा आपका हो जाएगा कि निवास करने की आप जो है कहीं भी भारत में जो है निवास कर सकते हैं, इसमें जम्मू और कश्मीर अपवाद थे। और छठा था आप जीविकापार्जन के लिए आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आप देखिए इसको शॉर्टकट सीरियल से याद करने के लिए मैं थोड़ा सा जो है आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज़ें। जैसे आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो आप क्लास में जाते हैं, सबसे पहले आप उससे बोलते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। आप उसके बाद जब आपकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई तो आप क्या करते हैं, उसे कहीं जो है रोज़ क्लास में जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसे सभा बनाते हैं, उसके साथ में बैठते हैं, तो सभा की हो गई या सम्मेलन की हो गई। नंबर तीसरा हो गया कि आपका जब वो सभा बन गया, आपका जब दोस्त बन गया थोड़ा सा, आप पहले तो बोलना ही स्टार्ट किया, आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहे बोलना स्टार्ट किए, पहली स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता, आप दूसरे दिन से उसके सीट पे बैठना ही स्टार्ट कर दिए, दूसरी स्वतंत्रता। और तीसरे दिन से आप क्या कर सकते हैं, तीसरे दिन से आप उससे दोस्ती का प्रपोजल दे सकते हैं कि यार अपना नंबर दे दो मुझे, आप उसे दोस्ती करना है, आपसे फ्रेंडशिप हो गई। अब आप ये तीसरा आपकी स्वतंत्रता थी। चौथे दिन आप क्या कर दिए कि आप क्या करते हो कि आप कहीं घूमने की स्वतंत्रता बना प्लान करते हो कि यार फ्रेंड कहीं चलते हैं, हम लोग घूमने चलते हैं। फिर आपको संचरण की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। फिर पाँचवें दिन क्या होते हैं, उसी दोस्त से आप जो है ये कहते हो यार कि ठीक है आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, तो निवास करने की स्वतंत्रता हो गई, निवास करने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हैं, जब आपकी क्लास ओवर हो जाती है, स्टडी ओवर हो जाती है, आपकी फ्रेंडशिप रहती है, आपकी जॉब लग गई तो ठीक है। उसके या तो फिर जो है क्या करते हो आप लोग, कोई भी जीविकापार्जन करने के लिए कोई भी व्यवसाय करते हो साथ में, ठीक है, आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो जाती है। शायद ये चीज़ें आप लोग रिलेट कर पाओ और याद रहे अच्छे से। ये 6 आपकी स्वतंत्रता हो गए जो 19 के जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात अगर कर लें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद जो है 23 से लेके 28 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों 23 से लेके 28 तक, 19 से लेके 22 तक की तो बात की गई, सॉरी
अभी 19 की मैंने बात की, अब 20 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये, अपराधों के लिए अगर दोष सिद्ध है तो इसके संबंध में आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। कौन कौन से, आप याद रखिएगा। नंबर 1 हो गया कि कार्योत्तर विधियों के संरक्षण, और नंबर 2 हो गया कार्योत्तर विधियों के संरक्षण। नंबर 2 हो गया दोहरे दंड से संरक्षण, अभी हम बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। और नंबर 3 हो गया आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। दोस्तों अगर बात कर लिया जाए कि जो है दोहरे दंड कि कार्योत्तर से संरक्षण, तो कार्योत्तर से संरक्षण का मतलब ये हो गया कि या जो है या उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपराध करता है और उस अपराध के लिए तब तक उसको दोष सिद्ध नहीं किया जाता है जब तक उसने ऐसा कार्य नहीं किया हो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको तब तक जो है अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि उसने ऐसा काम किया है। दूसरी चीज़ हमने जो बात की थी कि जो है दोहरे दंड के संरक्षण में, तो दोहरे दंड के संरक्षण में दोस्तों अंतर्गत ये आता है, ये संरक्षण प्रदान किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक अधिकार के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर मान लो उसने अपराध किया है, उस टाइम पे कुछ और दंड का प्रावधान था और कुछ दिन बाद अगर कुछ संशोधन हो गया और उस अपराध के लिए कोई और दंड का प्रावधान हो गया, तो ये ऐसा नहीं कि उसको वो भी दंड दिया जाएगा और लास्ट टाइम जो अभी संशोधन हुए उसमें वो भी दंड दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है जिस टाइम पे उसने वो अपराध किया है उस टाइम पीरियड पे जो दंड का प्रावधान था उसी के जो है दंड की वो भागीदारी होगा दोस्तों। और तीसरा जो हमने बात किया था आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित था। उसका मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को, अपराध से अभियुक्त व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाता है कि आप स्वयं के विरुद्ध जो है कोई भी साक्ष्य दो, या आप कोई भी जो है स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उससे जो है इससे दबावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है कि आप ये कबूल करो कि ऐसी चीज़ें हैं या नहीं हैं। दोस्तों ये हो गई 20 के तीनों की बात मैंने कर लिया कि अनुच्छेद 20 के तहत अनुच्छेद 20 के तहत जो भी तीनों दंड आते हैं, जो भी तीनों प्रावधान है उसकी डिस्कस कर लिया। शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग अनुच्छेद 21 की बात कर लें तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों किसी व्यक्ति को उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई भी विधि है उसके अनुसार ही, उसके रिगार्डिंग ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक चीज़ और, अभी जो है मेनका गांधी के जो है एक भारत संघ बनाम एक केस आया था, जो एक महत्वपूर्ण बात था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो है क्या विधानमंडल के अंदर जो व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, क्या कहीं घूमने जाना ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो इस चीज़ को प्रूव किया गया था कि नहीं, कि हाँ कहीं पे घूमने जाना जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आपको जो कोई राज्य रोक नहीं सकती है अगर विधि के अनुरूप है तो। अगर विधि के अनुरूप नहीं है, यानी कि कोई ऐसी विधि है जिसके अनुरूप नहीं है, तो शायद नहीं, कन्फर्म आपको रोका जा सकता है। लेकिन अगर विधि नहीं है तो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कोई भी रोक नहीं सकता, आपको जो है मिलनी ही मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात कर लें एक चीज़ और कि जो है अनुच्छेद 21 क्या सबको प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, तो विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 21 विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध ही संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संरक्षण भारतीय नागरिक, याद रखिएगा एक चीज़, भारतीय नागरिक व विदेशी सभी को प्राप्त है। भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है। और ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, आप देख लीजिएगा कि क्या अनुच्छेद 21 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या विदेशियों को प्राप्त है या दोनों को प्राप्त है या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों लोगों को प्राप्त है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग अनुच्छेद 22 की बात कर लें,
कि अनुच्छेद 22 में क्या है दोस्तों। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में है। 22 जो है गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में है। दोस्तों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो जो है उसको 24 घंटे के अंदर जो है उसको न्यायालय में पेश करना है कि। और एक चीज़ और कि गिरफ्तारी अगर हो गया है तो वो क्यों गिरफ्तार हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और उसको पुलिस ऐसे ही नहीं ले जा सकती कि जो है आपको जो ऐसे थाने में लेके चली जाए, आपको गिरफ्तार कर ले। उसके पीछे रीज़न जो है उसको जानने का उसको पूरा पूरा हक है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि गिरफ्तारी के जो है विरोध में आप जो है अपना संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है डिस्कस करने में, तो हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अभी हमें बहुत सारा चीज़ें डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 28 में दिया गया है। 23 से लेके 28 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। दोस्तों अगर अनुच्छेद 23 की बात करें, 23 की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो 23 के द्वारा बालात श्रम का प्रतिशोध है। बालात श्रम का प्रतिशोध है। इसमें बालात श्रम के अंतर्गत दोस्तों दास प्रथा, बेगार तथा बालात श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं के भांति क्रय विक्रय, मनुष्यों की जो है वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय जो किया जाता था पहले जैसे होता था। नेक्स्ट है स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यवहार, बधुआ मजदूरी आदि, ये सब चीज़ें इस अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आते हैं, जो कि इन सब चीज़ों का ये प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 की बात अगर हम कर लें तो अनुच्छेद 24 में दोस्तों, अनुच्छेद 24 में जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है उनके बारे में है कि 14 साल से आयु से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या किसी भी फैक्ट्री में जोखिम भरे कार्यों के नियोजन का निषेध करता है। और ऐसा अगर कोई भी फैक्ट्री या कारखाना 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ मजदूरी पे रखता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों अगर हम अनुच्छेद जो है 24 की बात कर लें तो अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों वो हमें ये कहता है कि आप किसी भी जो है धर्म के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता है कि अनुच्छेद 24 जो है किसी भी धर्म के बारे में जो है आप कोई भी धर्म जो है आराम से ईजिली से दोस्तों 25 अनुच्छेद 25 जो दोस्तों क्या है कि अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि आप प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण से स्वतंत्र है कि वो कोई भी धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने और जो है उसका अनुसरण करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। कि अनुच्छेद 25 में आप कोई भी धर्म जो है मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके फॉलोअर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमने उद्देशिका में पढ़ाया आपको। अनुच्छेद अगर हम 26 की बात कर लें दोस्तों तो अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात। यह स्वतंत्रता एक्चुअल में व्यक्तियों को नहीं दी गई है बल्कि किसी भी संप्रदाय के जो है धार्मिक संप्रदायों को दी गई है कि आप जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता है, आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें कि अनुच्छेद जो है 26 की बात अगर कर लें 27 की बात अगर हम लोग कर लें तो 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति है। यानी कि किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी कोई कर देने के लिए या टैक्स देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो 1000 रुपये जो है किसी भी धार्मिक कार्य में दे रहा है सहयोग के तौर पे, तो उसको उस रुपये पे टैक्स की छूट दी गई है। सब मिला जुला के ये बात कही गई है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग लास्ट अगर बात कर लें 28 अनुच्छेद 28 की, तो शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 28 में। शिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्रता की बात है दोस्तों। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य विधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें धार्मिक उपासना
में उपस्थित होने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं किया जा सकता, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये 23 से लेके 28 तक हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है क्रम, जैसा हमने जो है बिल्कुल एक एक अनुच्छेद के तहत डिस्कस कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक चीज़ और कि दोस्तों वीडियो का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको देखने में भी जो है शायद बोरियत महसूस हो, इसलिए बचे हुए नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर हमें दें।